ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी पूरा कंप्लीट किया था। हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 एमसीक्यू थे वो हम लोगों ने पूरे सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ओके तो वो मैं आपके नोट्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। ओके, सब थ्योरी क्वेश्चन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स सी। In a Faraday's disk dynamo, a metal disk of radius capital R rotates with an angular velocity omega with an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. Okay? उसके बाद ऐसा बोला हुआ है the disk is placed in a magnetic field acting perpendicular to the plane of the disk. Determine the induced EMF between the rim and the axis of the disk. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप कौन सा डिस्क कंसिडर करने वाले हो। ओके, तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्क कंसिडर करना है लाइक दिस। ओके, और इसको हम लोग एज्यूम करेंगे इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। ओके, यस, और ये जो डिस्क है इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओके अबाउट द गिवन एक्सिस। अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इसको हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया हुआ है? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। बोलने का मतलब क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगा। दिस विल बी योर वेक्टर बी। और एक और बात ऐसा है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा डिस्क हॉरिजॉन्टल है तो ये डिस्क को अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं, व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ओके विच इज ड्रॉन नॉर्मल टू द ओके सरफेस ऑफ द डिस्क। तो एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखा है। ओके, और हम लोगों ने मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में भी सीखा हुआ है। ओके, एनीवे, सो हमारा वेक्टर बी और जो एरिया वेक्टर है ओके हमेशा ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। ओके, एंड लेंथ ऑफ द एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। तो ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर बी भी वर्टिकल है और एरिया वेक्टर भी कैसा है? वर्टिकल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? इट विल बी 0। ओके, एज्यूम करते हैं इनिशियली जो डिस्क है ओके इट इज नॉट रोटेटिंग एंड इफ इट इज नॉट रोटेटिंग विल से द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द डिस्क विल बी गिवन बाय वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओके, ये फ्लक्स का नेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी बी ए कॉस ऑफ थीटा, बट दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। सो इट इज गोइंग टू बी बी ए into cos 0 which is 1. Let us say this is your equation number 1. Okay, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो फ्लक्स है ओके जब डिस्क रोटेट होना चालू होगी तो हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द डिस्क चेंजेस। ओके, और ऐसे केस में मैं बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी ओके इट विल बी इक्वल टू वॉट? डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। अब हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया वो यूनिफॉर्म है ओके वो स्टेडी है। तो हम लोग बोलेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है तो B का वैल्यू क्या है? ओके, कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू डी ए बाय डी टी। दिस इज फर्स्ट थिंग। ऑल्सो वी कैन से बाय ओके फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? डी फाई बाय डी टी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसलिए फैराडेज लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्वल टू बी इंटू डी ए बाय डी टी। ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब डिस्क पूरा एक चक्कर मारती है ओके तो यहां पे क्या होगा? लेट अस से ये जो पॉइंट P है जो मैं दिखा रहा हूं इट इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क और इट इज ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। रिम यानी क्या? तो जो बॉर्डर है। तो हम लोग बोलेंगे कि C से लेके P जो रहेगा दैट विल बी योर रेडियस कैपिटल आर। ये आपको आ रहा है समझ में? अब ये डिस्क को अगर मैं ऊपर से देखता हूं लाइक दिस ओके तो अभी तो आपको ये प्रॉपर सर्कल नहीं दिख रहा है क्योंकि आप सामने से देख रहे हो, लेकिन आप जब उसको ऊपर से देखोगे ना तो आपको एक परफेक्ट सर्कल दिखेगा लाइक दिस। ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट पी है। हम लोग बोलेंगे जब एक रोटेशन पूरा होगा ओके एक रोटेशन जब होगा तो पॉइंट पी ओके या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे रेडियस सीपी जो है वो इस तरह से मूव होगा लाइक दिस एंड इट विल अगेन कम बैक टू ओके पॉइंट पी। तो ये जो रेडियस वेक्टर है आप ऐसे बोल सकते हो इट विल स्वीप अ एरिया एंड दैट एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज एरिया स्वेप्ट
कैन आई से एरिया स्वेप्ट इज एक्चुअली ऑल्सो इक्वल टू वॉट, DA, और एक रोटेशन को जो टाइम लगता है, ओके, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, पीरियड ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग कैपिटल T बोल देते हैं, ओके। सो एरिया स्वेप्ट के लिए जो टाइम लग रहा है, जिसको कैपिटल D बोल रहा हूं, उसको मैं एक टाइम इंटरवल कंसीडर करता हूं dt। सो कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 2 E इट इज इक्वल टू B इंटू DA बाई dt। DA बाई dt यानी क्या हो जाएगा, DA का वैल्यू क्या मिला हमें, DA इज एक्चुअली इक्वल टू A, तो यहां पे पाई r स्क्वायर डाल देता हूं, और जो हमारा dt है दैट इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रोटेशन। ये आपको आ रहा है समझ में? देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक रोटेशन में डिस्क क्या हो रहा है, पूरा एक चक्कर काट रहा है, तो हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा उसका पाई r स्क्वायर क्या हो रहा है, ओके, स्वाइप हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन एरिया क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द डिस्क दैट इज पाई r स्क्वायर, और एक रोटेशन को जो टाइम लगता है dt दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। तो DA को पाई r स्क्वायर दिया है मैंने और dt को कैपिटल T बोला, ये क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस से अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं, सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। ये वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी B इंटू सॉरी पाई r स्क्वायर 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा दिस विल बी हाफ B ओमेगा इंटू r स्क्वायर, ओके। देयरफॉर EMF इज इक्वल टू व्हाट, हाफ B ओमेगा इंटू r स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ओके। ओके, सो टेक्स्ट बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज सेम हाफ B ओमेगा r स्क्वायर, ओके। तो प्लीज आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अ हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग, ओके। तो आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर इट इज 20 मीटर, ओके, और उसका ओरिएंटेशन कैसा दिया है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ओके। और क्या बोला हुआ है आपको, ओके, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी v, ओके, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो वो भी लिख देते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और हम लोग बोल रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन दिया हुआ है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ये वायर ऐसी दी हुई है, ओके। अच्छा, आपको क्या बोला हुआ है, इट इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज गिवन एज व्हाट, सो विल से इट इज गिवन एज 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। अब यहां पे बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमको ये बताया हुआ है, ओके, कि ये जो वायर है ना, ये एज इट इज ऐसी गिर रही है नीचे की तरफ, यानी इसका मोशन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। वायर हॉरिजॉन्टली है और वो वायर इस तरह से गिर रही है लाइक दिस, ओके, पूरी की पूरी वायर, ओके, यस। तो जो पूरी की पूरी वायर इस तरह से गिर रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी क्या, तो लेट अस से हम लोग बोल रहे हैं इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। एज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है दे आर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इस तरह से, समझ में आ रहा है, ओके, अलोंग द जेड एक्सिस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल और उसमें से एक मेटल वायर इस तरह से गिर रही है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस इज सिमिलर टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, B इंटू L इंटू V साइन थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो L इंटू V इंटू B साइन थीटा, ओके, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपका वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, नीचे की तरफ है, ओके, इट इज अलोंग यू कैन से माइनस वाई एक्सिस, और हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दिस विल बी L इंटू V इंटू B साइन 90 विच इज इक्वल टू व्हाट 1। L का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 20, V का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 10, एंड दिस इज गिवन एज 0.5 इंटू 10⁻⁴, दैट इज गोइंग टू बी 200 इंटू 0.5 विच इज 100 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 10⁻² वोल्ट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट विच इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, ओके। तो आपका जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, ओके। देख लेते हैं आपको क्या पूछा हुआ है, ओके, यस। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 10 मिली वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ओके।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अ मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन, ओके, 20 revolutions per second about an axis passing through its center and normal to its plane. The disk has radius 30 centimeter and spins in uniform magnetic field of 0.2 Tesla, okay, which is parallel to the axis of rotation. Calculate the area swept out per second by the radius of the disk. अभी जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. क्या क्या बोला हुआ है आपको? इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. ओके, अभी इन्होंने बोला इट इज स्पिनिंग, ओके, और उसको बोला हुआ है 20 रेवोल्यूशंस पर सेकंड. आपने वो करेक्ट करना है. दैट विल बी 20 रोटेशन पर सेकंड. ओके, सो एन इज गिवन एज 20 आरपीएस. ओके, उसके बाद बोला हुआ है कि जो डिस्क का रेडियस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर यानी कितना हुआ आपका? इज गोइंग टू बी 0.3 मीटर. ओके, चाहिए तो पूरा लिख लो. ठीक है, यस. उसके बाद क्या बोला हुआ है? इट स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बी का वैल्यू क्या है? इट इज गिवन एज, ओके, 0.2 टेस्ला, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखो अभी जो हम लोगों ने थर्ड वाला क्वेश्चन किया था फैराडेज डिस्क का, एग्जैक्टली सेम केस था. ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. ओके, लेट्स से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1. तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या निकालना है? इट इज एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क. ओके, मैंने आपको बोला हुआ था कि जो डिस्क है, ओके, जब वो डिस्क का पूरा एक रोटेशन होता है, व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन इज परफॉर्म बाय द डिस्क, तो इसका जो रेडियस है, ओके, वो क्या करता है? ओके, इट स्वीप्स एन एरिया विच इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर. ओके, सो हम लोग बोलेंगे इन वन रोटेशन area swept, that is going to be equal to what? Okay, in one rotation area swept is equal to area of the disk which is equal to pi r square. Okay, तो अगर मैं यहां पे dA by dt निकालता हूं तो dA by dt क्या होगा? It is going to be pi r square. Okay, upon time. एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है? It is time period t, so it is going to be pi into r square. R square कितना है आपका? It is 0.3 स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड. ओके, मैं आपको एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि जो 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वी नो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज व्हाट, इट इज फ्रीक्वेंसी. तो ये हो जाएगा आपका, सो बेसिकली पाई का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 3.14, 0.3 का स्क्वायर बन जाएगा 0.09. ओके, और जो एन का वैल्यू है दैट इज गिवन एज व्हाट, 20. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इज गोइंग टू बी 9 4 36, 3 करी 9 1 9 12 1 9 3. ओके, ये हो जाएगा आपके कितने डेसिमल है टोटल? 4. सो दिस विल बी 0.2826 इंटू 20. ओके, इसका जो डबल हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, दिस गोइंग टू बी 52 एंड दिस इज गोइंग टू बी 56. तो ये हो जाएगा आपका 5.652, ओके, मीटर स्क्वायर. 0.2826 इंटू 20 अगर आपने किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 5.652 मीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज व्हाट dA अपॉन dt, that is you can say rate of change of area with respect to time, okay, when the disk is rotating. तो आपको ये पूछा हुआ है area swept per second. Okay, so we'll say area swept, okay, per second, that will be equal to dA by dt, which is equal to what? Okay, we'll say 5.652 मीटर स्क्वायर. ओके, ये बात आप लोगों ने कॉपी कर लेना है. इसके बाद क्या बोला हुआ है? द फ्लक्स कट पर सेकेंड, ओके, बाय द डिस्क. फ्लक्स कट पर सेकेंड यानी हम लोग बोलेंगे हमें डी फाई बाई डी टी निकालना है. डी फाई बाई डी टी क्या होगा? इट विल बी बी इंटू डी ए बाई डी टी, विच इज नथिंग बट, ओके, बी का वैल्यू कितना दिया है? 0.2 इंटू डी ए बाई डी टी, दैट इज 5.652. तो 5.652 को अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा? दिस गोइंग टू बी 2 2 4, 2 5 10, ओके, 1 कैरी 2 6 12, 13, 1 कैरी 2 5 10. सो दिस गोइंग टू बी 11304 और आपके डेसिमल कितना है? ओके, तो 4 डेसिमल, यानी ये हो जाएगा आपका 1.1304, ओके, वेबर पर सेकेंड. ये आपको ध्यान में रखना है. फ्लक्स दैट इज कट पर सेकेंड. ओके, तो आपको जो आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 1.130,
वेबर दिया हुआ है, इट इज गोइंग टू बी वेबर पर सेकेंड। ओके, तो आपके आंसर में वो करेक्शन करना है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, फ्लक्स कट पर सेकेंड, इसलिए यहां पे क्या आएगा, वेबर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क। अब एक्चुअली द फ्लक्स कट पर सेकेंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोग यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका एक आंसर हो गया। एंड ई इज इक्वल टू वॉट, डी फाई बाई डी टी by Faraday's law, magnitude of induced EMF, which will be equal to 1.1304. ओके, वेबर पर सेकेंड को मैं डाल देता हूं यहाँ पे एज वोल्ट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। ओके, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 0.2 seconds, okay, what is the change of flux, okay, with the other coil। अब यहां पे आपने एक छोटा सा करेक्शन करना है, उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, आपको क्या निकालना है यहां पे, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद द अदर कॉइल। ये आपको आया समझ में, यानी आपको डी फाई बाई डी टी निकालना है, सिर्फ फाई नहीं निकालना है या डी फाई नहीं निकालना है। ओके, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके, इन 1 सेकेंड, तो ये भी चलेगा। तो ये आपने क्या करना है, ईदर ऑफ द टू चेंजेस आपने करना है। ठीक है, एनीवे ये सब मैं आपको यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। एम का जो वैल्यू है, एम का वैल्यू इज 1.5 हेनरी। ओके, उसके बाद डी आई का जो वैल्यू बोला हुआ है, ऐसा बोला हुआ है द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, यानी फाइनल वैल्यू 10 है, इनिशियल वैल्यू थी 0, तो आंसर क्या रहेगा, इट विल बी डी आई विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर। और उसको जो टाइम लगा है that is 0.2 seconds। okay, so we say the flux associated with the secondary coil, यहाँ पे दो coils है, okay, is equal to coefficient of mutual inductance M into current in the primary coil। जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड रहता है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वॉट, प्राइमरी कॉइल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे डी फाई एस बाई डी टी विल बी इक्वल टू, एम कॉन्स्टेंट है, आपको मिलेगा डी आई पी बाई डी टी। ओके, बट डी आई पी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है तो 0 से उसका वैल्यू बढ़ के 10 हो रहा है, तो DIP का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 10 एम्पियर। M का वैल्यू दिया है क्या, यस इट इज 1.5, दिस इज 10, एंड DT का वैल्यू इज गिवन एज 0.2। तो ये हो जाएगा आपका 15/0.2। ओके, 15/0.2 यू कैन से दैट इज इक्वल टू 150/2 विच इज इक्वल टू 75 वेबर पर सेकेंड। ओके, तो आपका डी फाई एस बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 75 वेबर पर सेकेंड, और यू कैन से डी फाई इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 75 वेबर। ओके, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अ लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। ओके, अब सोलेनॉइड का एग्जांपल है, तो इसमें उन्होंने स्मॉल एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज गिवन एज 1.5 इंटू 10⁻³। ओके, हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 25 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। ओके, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बोला हुआ है another coil consisting of 150 turns is wound tightly around the center of the solenoid. Okay, calculate for current of 3 ampere in the solenoid। पहला आपको क्या निकालना है, magnetic flux density at the center of the solenoid। Before discussing this some further, मैं आपको एकदम सिंपल बात बता देता हूं कि एक सोलेनॉइड है उसका ये आयन कोर है। अब ये मेन हमारी सोलेनॉइड कॉइल है लाइक दिस, ठीक है, और इसके पास एक सेकेंडरी कॉइल है, मे बी उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ओके, यस, सोलेनॉइड कॉइल जो है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, दैट आई इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 3 एम्पियर। ओके, आपको निकालना है कि अलोंग द एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या रहने वाला है। तो हम लोग बोलते हैं अलोंग द एक्सिस फॉर सोलेनॉइड the formula is mu0 ni, this is for solenoid। ठीक है, तो ऐसे केस में mu0 का वैल्यू क्या है, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ -7। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू इज 1.5
इंटू 10⁻3। ये ध्यान में रखना है, एन इज वॉट, टर्न्स पर मीटर। ओके, और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और आपको जो आई का वैल्यू दिया हुआ है इट इज गिवन एज 3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो निकालना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर यानी आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस। फ्लक्स डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये ध्यान में रखो। आपको बी एक्सिस निकालना है, सो 4 इंटू पाई, सो 4 इंटू 3.14 यानी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 12.56। ओके, इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू दिस गोइंग टू बी 10⁻⁻4। ओके, एक काम करते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 3 6 18, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3, दिस गोइंग टू बी 37.68। ओके, इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। ओके, ये हो जाएगा आपका 15 8 120, 12 कैरी, 15 6 90, दिस गोइंग टू बी 102। ओके, 15 7 15 6 90, 15 7 105। ओके, ओके, यस, तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 56.520 इंटू 10⁻⁻4। ओके, यस, इसको आप क्या कर सकते हो, ओके, यू कैन सिंपली राइट इट एज 5.652 इंटू 10⁻⁻3। ओके, बी मैग्नेटिक इंडक्शन जो है या फ्लक्स डेंसिटी जो है, ओके, आप उसको टेस्ला में भी दे सकते हो या उसका एक और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने 5.66 दिया हुआ है, हमारा एग्जैक्ट आंसर है 5.652। मे भी टेक्स्ट बुक में उन्होंने पाई का वैल्यू 3.142 लिया होगा। ओके, वो भी चांसेस है। ओके, एनीवे ये आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी। अब आपको ऐसा बोला हुआ है, ये जो सेकेंड कॉइल है इसको हम लोग सी बोलते हैं, और वो सी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, दैट इज गिवन एज व्हाट, इट हैज 150 टर्न्स। ओके, तो हम लोग बोलेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड, यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल सी दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू, ओके, विल से एरिया ऑफ ईच टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, दैट इज गोइंग टू बी एन बी ए। एन एज इट इज हम लोग बोलेंगे एन का वैल्यू कितना है 150, बी का वैल्यू कितना है 5.652 इंटू 10⁻⁻3, और आपका जो एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है, इट इज 25 इंटू 10⁻⁻4। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे दिस गोइंग टू बी, पहले 25 को हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 दिस गोइंग टू बी 50, 5 कैरी, 25 5 125, 130, 13 कैरी, 25 6 150, 150 प्लस 13 दैट इज गोइंग टू बी 163, 16 कैरी, 25 5 125, 125 प्लस 16 दैट इज गोइंग टू बी 141। ओके, यस, तो ये जो आपका आंसर आएगा दिस विल कम एज, ओके, 25 इंटू 5 141.3 इंटू 150। ओके, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7। ओके, अच्छा, इसमें भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 1413 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ये जीरो हम लोगों ने ये डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो इज गोइंग टू बी 15 3 45, 4 कैरी, 15 1 15 प्लस 4, ओके, इट इज गोइंग टू बी 19, 1 कैरी, 15 4 60, 60 इज गोइंग टू बी 61, 15 1 15, तो ये आपका आ रहा है दिस गोइंग टू बी 21195 इंटू 10⁻⁻7, और यू कैन से इट इज 2.119, ओके, 5 इंटू 10⁻, ये आपने 4 ये शिफ्ट किए ना, 10⁻⁻3, ओके, वेबर। ओके, आप इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। ठीक है, ये हुआ आपका फ्लक्स का आंसर। ओके, चाहिए तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल सी इट इज इक्वल टू 2.12 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। ओके, तो इतना पार्ट तो हमारा हो गया है, और हमें क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, दे हैव आस्क्ड द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, तो हो गया है,
the average EMF induced in coil C if the current in the solenoid is reversed in the direction in a time of 0.5 सेकेंड. ओके, अब हमें यहाँ पे EMF इंड्यूस निकालना है. ओके, इसमें क्या बोला हुआ है कि जो dt दिया हुआ है आपको, ओके, ये साइड पे मैं लिख देता हूँ. dt जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 0.5 सेकेंड, और आपको ऐसा बोला हुआ है कि जो करंट है, ओके, उसका नेचर AC है. तो करंट जो है वो 0.5 सेकेंड में रिवर्स हो रहा है. यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर करंट पहले ऐसा फ्लो हो रहा है, अब ये उल्टा फ्लो होगा फिर. ओके, यानी पहले करंट का डायरेक्शन ऐसा था, यहां से एग्जिट कर रहा था. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमीडिएटली इन 0.5 सेकेंड हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो नेगेटिव हो जाएगा. तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल फ्लक्स जो है φ1, लेट अस से उसका वैल्यू क्या है, इट इज 2.12 इंटू 10 टू द पावर -3. ओके, फाइनल फ्लक्स जो रहेगा φ2, ओके, उसका नेचर अपोजिट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी -2.12 इंटू 10⁻³ ओके. यूनिट जो है वो आपको ध्यान में रखना है वेबर. तो मैं बोलूँगा चेंज इन फ्लक्स डी फाई दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, φ2 माइनस φ1 दैट इज गोइंग टू बी -2.12 इंटू 10 टू द पावर -3 -2.12 इंटू 10 टू द पावर -3. ये आपको आ रहा है समझ में. जब करंट का वैल्यू मैं रिवर्स करता हूं या करंट को रिवर्स करता हूं तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट उसका भी नेचर रिवर्स हो जाता है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ऐसा है सपोज वो भी रिवर्स हो जाएगा. तो डी फाई क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, तो माइनस ऑफ दिस माइनस ओरिजिनल वैल्यू. ये आपका कितना बन जाएगा, डी फाई जो है दैट विल बिकम, दिस विल बी -4.24 इंटू 10 टू द पावर -3. ओके, now with this logic we'll say by Lenz's law EMF induced is what, minus d phi by dt. तो minus of d phi क्या हो जाएगा, it will become minus of -4.24 यानी plus 4.24 into 10 to the power -3 अपॉन dt. dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो जो टाइम है इट इज गिवन एज 0.5 सेकेंड. ओके, तो जब आप इसको 0.5 से डिवाइड करोगे, ओके, यानी आप एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका 8.48 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट. ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं. तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज, ओके, 8.48 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सम समझा है. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, बोथ आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, सिंपली आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ओके, प्लीज मार्क इट एज होमवर्क. ओके, व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोला हुआ है, अ स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर, ओके, of radius r is rotated in a uniform magnetic field B about an axis passing through its end. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करना है, about an axis passing through one of its end. अब वो one of its end यानी कौन सा लेने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे let us say AB is the diameter. तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक एक्सिस है, ओके, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल और ये एक्सिस ऐसी पास हो रही है लाइक दिस फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड. ओके, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर. अब ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले ऐसे समझ लो आप कि हम लोगों ने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको ये समझेगा कि जो पूरी की पूरी कॉइल है, ओके, ये कॉइल किस तरह से रोटेट होने वाली है. ओके, दिस कॉइल इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस. ओके, ये जो पूरा कॉइल है इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस अबाउट दिस पॉइंट. ये आ रहा है आपको समझ में. ओके, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इनिशियल पोजीशन ऐसी है, कुछ देर में इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी. ओके, फिर कुछ देर में इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी एंड कुछ देर में इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी. ओके, तो ये इस तरह से ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये वापस इधर आ रहा है. तो कॉइल हम लोग बोल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया है. ओके, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए. ये क्लियर है, ठीक है. अब ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखा हुआ है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, ओके, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट, ओके, यू कैन से थ्रू आउट द प्लेन ऑफ द कॉइल. और कॉइल जब रोटेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, उसमें हम लोग बोलते हैं उसका नेचर कैसा है, इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो विल से वेक्टर बी इज व्हाट,
constant. And since we are saying, okay, कि magnetic field is perpendicular to the area of the coil, okay, so it will be in the same direction of the area vector. So flux associated with the coil is going to be what? Vector B dot vector A, which is going to be BA into cos of 0. That is going to be phi is equal to what? B into A. लेकिन जब ये कॉइल रोटेट होती है ना, ओके, तो जैसे मैंने बोला है कि इनिशियली ये कॉइल ऐसी है, ओके, कुछ देर के बाद ये कॉइल ऐसी हो जाएगी, फिर कुछ देर के बाद ये कॉइल ऐसी हो जाएगी, ओके. थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का भी जो एरिया है, ओके, वो एरिया क्या है? कांस्टेंट है. आपको आ रहा है समझ में? यानी देखो, कॉइल तो हमारी सेमी सर्कुलर है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो कॉइल चेंज नहीं हो रही है तो उसका एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है. और बी भी यूनिफॉर्म है, यानी बी थ्रू आउट क्या है? यूनिफॉर्म है. तो हम लोग बोलेंगे बी का भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग रोटेशन. अब ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? डी फाई बाय डी टी. दैट इज गोइंग टू बी डी बाई डी टी ऑफ, ओके, फ्लक्स कांस्टेंट है, ओके. सो अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी जीरो. तो मैं बोलूंगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. लेकिन जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं ना, ओके, तो ये जो पूरी कॉइल है इसको दो कंडक्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज कंडक्टर फर्स्ट एंड दिस इज कंडक्टर सेकंड, ओके. इंडिविजुअली अगर आप कंडक्टर को देखोगे ना, तो ये कंडक्टर क्या कर रहे हैं? दे आर रोटेटिंग, ओके, इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हेन द कंडक्टर दे रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने ये सीखा हुआ है डेरिवेशन, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ओके. मेरा बोलने का मतलब क्या है? अगर आप इंडिविजुअल ACB को देखोगे और AXB को देखोगे, ओके, तो अगर इंडिविजुअली उतने एलिमेंट्स होते थे तो उनके अंदर EMF इंड्यूस होता था, ओके. यस, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे टोटल EMF ऑफ द लूप, ओके, कैन बी रिटन एज, ओके, EACB प्लस EAXB, दैट इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. और ऐसा हो भी सकता है, हम लोग बोलेंगे कि जो ओवरऑल टोटल ईएमएफ है, ओके, दोनों एलिमेंट के ऐड करके वो शायद क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ओके. बोलने का मतलब क्या है? EACB, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस EAXB, ओके. अच्छा, इसमें आप ये समझ लो, जो हमारा AXB है वो हमारा कर्व है, इट इज अ आर्क, और ACB क्या है? तो इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, ओके. सो कैन आई से कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैं बोलूंगा EAXB, यानी जो हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क है, ओके, उसका वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? EACB. और अगर मैं सिर्फ EACB को अगर देखता हूं, इसको मैं फिलहाल थोड़ा इरेज कर देता हूं, सिर्फ EACB को देखोगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ रॉड विच इज, ओके, रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन इट विल रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा एल स्क्वायर. ये आपको आ रहा है समझ में? ये आपका फॉर्मूला है फॉर अ रॉड विच इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक या नोट्स चेक करना है, ओके. यस, अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे हाफ एज इट इज, बी एज इट इज, ओमेगा जो है उसको मैं बोल देता हूं इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई एफ, वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. और एल जो है, एल हम लोग क्या बोलेंगे? एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड. कैन आई से लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू डायमीटर विच इज इक्वल टू ट्वाइस आर, ओके. तो ये आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लेंथ जो है दैट विल बी ट्वाइस आर का स्क्वायर विच इज हाफ, ओके. मेरे ख्याल से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रहेगा b इंटू पाई इंटू एफ, ओके. दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स आर स्क्वायर, ओके. Therefore, EMF induced in semicircular arc will be equal to 4 pi f, okay, b into r square, okay. अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, जो टेक्स्ट बुक है, ओके, टेक्स्ट बुक के साथ इसका आंसर मैच कर लेते हैं. टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है, ओके, ओके,
टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है पाई स्क्वायर इंटू बी इंटू आर स्क्वायर इंटू एफ। ओके, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का आंसर क्या है, गलत है। ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने सम दिया था वही उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सिस है, ओके, एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स, ये ध्यान में रखना है। यानी हमारा एक्सिस ऐसा है लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइन। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। ओके, तो जो आंसर हम लोगों ने निकाला हुआ है दैट इज व्हाट 100% राइट। ओके, प्लीज कॉपी दिस। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया है। ठीक है, यस। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, वापस मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ओके, उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, और जो हम लोगों ने आंसर निकाला हुआ है 100% क्या है, राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ the axle of railway carriage, okay, which is 1.75 meter long. So length is given as 1.75 meter. Okay, this is your question number 11th. Okay, और आपको ऐसा बोला हुआ है it is traveling with a uniform velocity v which is 50 kilometer per hour, that is 50 into 1000 upon 3600. Okay, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, this will become 5 upon 18 डिवाइडिंग बाय 200। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका 250 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी हो गया। और क्या बोला हुआ है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन एज व्हाट 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सेल ऑफ रेलवे कैरेज। ओके, तो पहली बात ऐसे समझ लो कि जो एक्सेल ऑफ रेलवे कैरेज है तो पूरा का पूरा रेलवे कैरेज हॉरिजॉन्टली मूव होगा। ओके, यानी इमेजिन करो कि ये आपकी ट्रेन है, वो ट्रेन ऐसी मूव हो रही है आगे की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे जो एक्सेल रहेगा जो नीचे रहता है, ओके, वो एक्सेल कैसा मूव होता है, तो इट इज मूविंग पैरेलल टू द ट्रैक। तो मोशन ऑफ एक्सेल इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, लेट अस से मोशन इज लाइक दिस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो इट इज सिमिलर टू व्हाट, अ कंडक्टर दैट इज, ओके, परफॉर्मिंग अ ट्रांसलेशनल मोशन। ये कंडक्टर है विच इज परफॉर्मिंग अ ट्रांसलेशनल मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे केस में हम लोगों ने देखा है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू एल इंटू बी। ओके, यस, डेफिनेटली साइन थीटा भी आएगा जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, इट इज इक्वल टू 90, सो साइन 90 इज गोइंग टू बी व्हाट 1। तो ये सिंपली क्या रहने वाला है, बी एल बी। बी का वैल्यू डाल देते हैं, इट इज 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल का वैल्यू कितना है 1.75, ओके, इंटू हमारा वी का वैल्यू कितना है, इट इज 250 अपॉन 18। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओके, 5 को 1.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज गोइंग टू बी 5 5 जा, ओके, 25, देन विल से 5 7 जा 35, ओके, 37, 3 कैरी 5 1 जा 5, दिस गोइंग टू बी 8.75, ओके, इनटू 250, ओके, अपॉन दिस गोइंग टू बी 18 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, दिस गोइंग टू बी 2 9 जा, ओके, 2 4 जा, ओके, 2 3 जा, ओके, रिमाइंडर 1 रहेगा, 2 7 जा 14, ओके, अगेन रिमाइंडर 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 4.375। ओके, यस, अब एक काम करते हैं, जो जीरो इधर शिफ्ट कर देते हो, ये हो जाएगा 43.75 इंटू 25, ओके, अपॉन 9 into 10 to the power -5. 9, let us say 9 watts are, so we can say 9 4s are 36, तो 43 में से अगर 36 गया, ओके, तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर रहेगा 7, यानी 77 आ जाता है। ओके, देन विल से 9 8s are, ओके, 72, तो 77 में से अगर 72 गया तो रिमाइंडर कितना रहेगा 5, ओके, 9 6s are 54, ओके, रिमाइंडर कितना रहेगा 1, ओके, 9 1s are 9, ओके, तो ये हो गया आपका, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 43.75 को डिवाइड किया तो 4.861 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड ई विल बी इक्वल टू, लेट अस से 25 1s are, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 25, 2 कैरी, ओके, 25 6s are 150,
150 प्लस 2 यानी कितना हो गया आपका 152, 15 कैरी, 25 8 जा 200, 215, 25 4 जा 100, ओके 100 प्लस 21 यानी कितना हो गया 121, और आपके डेसिमल कितना है यहाँ पे 3 है, सो इट इज गोइंग टू बी 121.525 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट इज गोइंग टू बी 1.21525 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, ओके। ये जो दो डेसिमल है मैंने 10⁻⁵ को 10⁻³ कर दिया, यू कैन से दिस इज 1.21525 मिली वोल्ट। हमारा जो ये आंसर है ये 100% राइट है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ओके, इट इज गिवन एज 0.122 मिली वोल्ट विच इज रॉन्ग। हाँ, अगर वो 1.22 मिली वोल्ट देते तो सही होता, ओके। तो प्लीज नोट दिस, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज 10 मिली हेनरी, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M, इट इज गिवन एज व्हाट 10 मिली हेनरी, यू कैन से इट इज 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, if the current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere, okay, yes, तो मैं बोलूँगा इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट जो है, ओके, और इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कंसिडर करेंगे। IP1 इनिशियल वैल्यू जो है 5 एम्पियर है, ओके। IP2 फाइनल वैल्यू जो है इट इज 1 एम्पियर है, तो मैं बोलूँगा जो DIP बोलूँगा मैं, यानी चेंज इन द प्राइमरी या चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी IP2 minus IP1, that is going to be 1 minus 5, ओके। आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा +4 एम्पियर, ओके। यहाँ पे ये मॉड्यूलस का साइन लगाया हुआ है मैंने, ओके। सो -4 का मॉड्यूलस यानी क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी +4 एम्पियर। ये आपको DIP का वैल्यू मिला है और इसके लिए जो टाइम लगा है dt, दैट इज गिवन एज व्हाट 0.2 सेकेंड, ओके। तो मैं बोलूँगा बाय लेंस लॉ EMF दैट इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, यू कैन से -m DIP अपॉन dt, ओके, यस। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सो मैं m DIP अपॉन dt लिखता हूँ विच इज नथिंग बट 10 इंटू 10⁻³ DIP का वैल्यू इट इज 4 अपॉन 0.2, ओके। 4 अपॉन 0.2 यानी कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, कैन आई से, ये आपका बन जाएगा 20, सो दिस इज गोइंग टू बी 200 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। 200 इंटू 10⁻³ यानी आपका हो जाएगा 0.2 वोल्ट, ओके। ये आपको ES का वैल्यू मिला है, ओके। अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहेगा, ओके, कि सर हम लोगों को यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट हैज रेजिस्टेंस एज 5 ओम। एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपको पहले इंड्यूस करंट निकालना है, ओके। तो मैं बोलूँगा बाय ओम्स लॉ, ओके, ES इज नथिंग बट इक्वल टू IS इंटू R, ओके। तो मैं बोलूँगा जो R का वैल्यू रहेगा दैट विल बी, ओके, या फिर जो IS का वैल्यू रहेगा दैट विल बी ES अपॉन R, दैट इज 0.2 अपॉन R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 5, ओके। 0.2 अपॉन 5 इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन 50, ओके, और यू कैन से इट इज 4 अपॉन 100। ये आपको आया समझ में, ओके। 4 अपॉन 100 यानी कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0.04 एम्पियर। और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है, जो DT दिया हुआ है टाइम इंटरवल इज 0.2 सेकेंड्स, सो कैन आई से चार्ज, ओके, Q इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू IS इंटू DT। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो IS का वैल्यू क्या है 0.04 इंटू दिस इज गोइंग टू बी 0.2, आंसर हो जाएगा 0.008 कूलम, और यू कैन से इट इज 8 इंटू 10⁻³ कूलम और 8 मिली कूलम, ओके। यस, प्लीज कॉपी दिस। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है, ओके। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ, QS क्या है, इट इज 8 माइक्रो कूलम, ओके। यस, प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, EMF ऑफ 96 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड, ओके। E का वैल्यू दिया हुआ है 96 मिली वोल्ट, ओके, is induced in the windings of coil when the current in the nearby coil
इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये आपको सेकेंडरी कॉइल का EMF दिया हुआ है। ओके, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 96 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। जो चेंज ऑफ करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्राइमरी कॉइल का दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है आपको, इट इज़ गिवन एज 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। एकदम सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, ES इज इक्वल टू M इंटू DIP/dt। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं निकाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो M क्या रहेगा, M विल बी इक्वल टू ES अपॉन DIP/dt। ओके, अब जो हमारा ES है, ES का वैल्यू कितना है, इट इज 96 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन DIP/dt इज 1.2। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 960 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर -3। कैन आई से 12 1 जा 12 वॉट्स आ 12 8 जा 96 12 0 सा। तो ये आपका जो M का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 80 ओके इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। 80 इंटू 10 टू द पावर -3 इज नथिंग बट 80 मिली हेनरी। ठीक है, यस, प्लीज कॉपी दिस। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बाद में देखते हैं। ओके, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17। ओके, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ऐसा दिया हुआ है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 200 इंटू 10 टू द पावर -6 हेनरी। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से जो प्राइमरी कॉइल है उसका जो इंडक्टेंस है उसको मैं L1 बोल देता हूँ। दैट इज गिवन एज वॉट, 200 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, और जो सेकेंडरी कॉइल है, ओके यस, उसका भी जो इंडक्टेंस का वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस का, वो सेम दिया हुआ है। और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ओके, वो जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेज टू द अदर। इनडायरेक्टली आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है। ओके, लेकिन वो परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो फॉर्मूला है, ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वी नो दैट M इज नथिंग बट इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि आपका जो K रहेगा दैट विल बी M अंडर रूट ऑफ L1 L2, दैट इज गोइंग टू बी M। कैन आई से L1 और L2 दोनों का वैल्यू सेम ही है। ओके, लेट अस से दोनों के जो वैल्यू को है मैं कंबाइन बोल देता हूँ L। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ व्हाट, L स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका M अपॉन L। और L का दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 रेज टू -6 कैंसिल हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 2 ज़ा, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.02। दैट विल बी वैल्यू ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। लेकिन अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में हमें देखना है तो मैं बोलूँगा ये जो रेशियो है इसको इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, यानी 0.02 इंटू 100, दैट इज 2%। ओके, तो द परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, ओके, दैट रीचेज द सेकेंडरी कॉइल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2%। ओके, आई होप आपको ये समझा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, B of T pointing upwards fills a circular region of radius S in horizontal plane। तो बेसिकली आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, S। तो मैं बोलूँगा ये जो सर्कल रहेगा, ओके, इसका रेडियस जो S बताया हुआ है, तो इसका एरिया क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी पाई S स्क्वायर। ओके, इफ B इज चेंजिंग विद टाइम फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, एंड इट इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल तो ऐसा बोला हुआ है। तो आपका जो वेक्टर B ऑफ T है वो ऐसा है, एरिया वेक्टर भी कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो वेक्टर B है वो सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स फाई क्या होने वाला है, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, दैट इज गोइंग टू बी BA कॉस ऑफ 0
दैट इज गोइंग टू बी b इंटू ए, कॉस जीरो क्या हो गया 1, ओके। बट एक बात दी हुई आपको कि ये सिंपली b नहीं है, दिस इज b ऑफ t इंटू ए, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहां पे एरिया ऑफ द कॉइल चेंज नहीं होगा, तो जो फ्लक्स चेंज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ व्हाट, b ऑफ t। तो ऐसे केस में बाय लेंस लॉ मैं बोलूंगा ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, व्हेन देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज गोइंग टू बी माइनस, ओके, डी फाई बाई डी टी। एरिया हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, तो एरिया को मैं बाहर निकाल देता हूं, ओके। दिस इज गोइंग टू बी डी बाई डी टी ऑफ, ओके, कैन आई से दिस विल बी, जो कांस्टेंट नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी बी ऑफ टी, ओके। चाहिए तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं बी ऑफ टी, दिस इज बी ऑफ टी, ये क्लियर है, ओके। सो आपका जो एरिया है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका पाई इंटू एस स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी डी बाई डी टी ऑफ बी ऑफ टी, ओके। एक बार टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर लेते हैं, ओके। यस, सेम दिया हुआ है उन्होंने, ओके, यस। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या कर लेना है आप लोगों ने, अच्छे से नोट कर लेना है, ओके। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। मैंने जो भी गिवन डेटा है और जो डायग्राम है उसके रिलेटेड वो मैंने बना के रखा हुआ है, ओके। तो क्या बोला हुआ है, अ टोरॉइडल रिंग मेड फ्रॉम अ बार ऑफ लेंथ 1 मीटर, ओके, एंड डायमीटर d 1 सेंटीमीटर, ओके। बेसिकली एक स्ट्रेट रॉड था या बार था, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब ये जो रॉड है इसको बेंड करके हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, एक सर्कुलर शेप देंगे और उसके अराउंड हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, वी आर गोइंग टू वाइंड द वायर लाइक दिस, ओके। तो आपको ये बात समझनी है कि जो वायर है ना वो एकदम टाइटली हम लोगों ने वाइंड की हुई है, ओके। तो एरिया ऑफ वन सिंगल टर्न, यहां पे मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ वन सिंगल टर्न या सिंपली वन टर्न, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। ये जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, यानी दिस वन, so that will be equal to a which is equal to pi r square, okay। अब pi का वैल्यू 3.14 है, r का जो वैल्यू है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, ओके, 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रॉड कितना दिया है 1 मीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, विच इज 0.5 इंटू 10 रेज टू -2, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। ये 25 हो जा कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 100, ओके। 10 कैरी, 25 वन जा 25, 35, 3 कैरी, ओके, 25 3 जा 75, ओके, 25 3 जा 75, ओके, प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 7850, ओके, विद 2 डेसिमल्स, यानी 78.5 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन वॉट, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनीवे हम लोगों को यहां पे क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, आपको ऐसा पूछा हुआ है, व्हेन द करंट आई सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 100 एम्पियर, ओके, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार, ओके, ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके। अब देखो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल है, ओके, ये ना जो कॉइल यहां पे मैग्नेटाइज होगी वो इस तरह से होगी, लाइक दिस, ओके, ये मैंने आपको बताया हुआ है, टोरॉइड में ऐसे ही होता है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू, और आपको यहां पे एक और बात दी हुई है, ओके, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, इफ द परमेबिलिटी ऑफ बार इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, ओके, यानी हम लोग डायरेक्टली यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टोरॉइड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई, ओके, यस। सो एनीवे आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार निकालना है, एंड सेकंड आपको क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ओके। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आई विल से द मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। म्यू 0 का जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन का जो वैल्यू है, तो एन आपको दिया था 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अगर आप सम चेक करोगे, एन इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कितना होता है 10 रेज टू -2 मीटर, 10 रेज टू -2 ऊपर जाकर 10 रेज टू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 4, ओके। आई का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज व्हाट, आई का वैल्यू इज गिवन एज 100, ओके। तो 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू 2 कितना हो गया, 10 रेज टू 6, 10 रेज टू 6 इंटू 10 टू द पावर -7,
यानी ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर -1 4 पाई 4 इंटू 3.14 यानी ये हो जाएगा आपका 12.56 ओके। और अगर आपको 3.142 लेना है तो 2 इंटू 4 यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.568 इंटू 10 टू द पावर -1 दैट इज 1.2568 ओके टेस्ला। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर मैच हो रहा है क्या। ओके यस, टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज, यस इट इज गिवन एज 1.256 ओके, उन्होंने वहां तक ही दिया है टेस्ला। अब हमें सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालना है ओके। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल है, व्हाट यू नीड टू डू इज ओके, अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालता हूं तो मैं बोलूंगा द टोटल फ्लक्स ओके, या फिर अगर मैं ऐसा बोलूंगा फाई इज इक्वल टू वॉट बी इंटू ए ओके यस। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो टोटल फ्लक्स रहेगा ओके दैट विल बी नथिंग बट एन इंटू फाई, दिस इज फ्लक्स एसोसिएटेड with one singleton okay, because A is what, A is area of one singleton, मैं बोलूँगा total flux is what n phi okay, that will be equal to what n into B into A okay, and we know that okay, अगर मैं inductance की बात करता हूँ so total flux is directly proportional to the current that is flowing through the coil okay, so n phi will be equal to what L times I, चाहिए तो इसको मैं कैपिटल I जैसा वहाँ पे दिया हुआ है वो ये कर लेता हूँ मैं। सो L क्या रहने वाला है आपका, इट इज गोइंग टू बी n phi अपॉन I, n जो है आपका दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैन आई से दिस n इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल n इंटू द लेंथ ऑफ द टोरॉइड, स्मॉल n क्या होता है कैपिटल N अपॉन L ओके, तो आपका n हो जाएगा स्मॉल n इंटू L ओके इंटू फाई, फाई का जो वैल्यू है तो मैं ऐसा बोलूँगा फाई का वैल्यू इट इज इक्वल टू बी इंटू ए अपॉन आई, आई का वैल्यू जो भी है वो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन का वैल्यू लेट अस से एन का वैल्यू कितना है हमारा, इट इज 10⁴, लेंथ कितना दिया हुआ है ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये टोटल रॉड का जो लेंथ है इट इज गिवन एज 1 मीटर, तो सर्कमफ्रेंस भी हम लोग बोलेंगे टोरॉइड का जो लेंथ रहेगा दैट विल बी ऑल्सो 1 मीटर, बी का जो वैल्यू है तो वो हम लोग 1.256 ओके, चाहिए तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, इंटू जो एरिया है ओके, तो एरिया जो है हमारा कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 78.5 ओके इंटू 10 टू द पावर -6 ओके अपॉन करंट दैट इज व्हाट इट इज 100 एम्पियर। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट अस से जो 100 है और ये 10⁴ कैंसिल होके क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ओके तो जैसे 78.5 इंटू 1.256 है, 1.25 पकड़ लो तो 78.5 इंटू 1.25 यानी अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 95 के ऊपर आएगा, 95 या 98 पॉइंट समथिंग ओके यस 99 पकड़ लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, सो आई से इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 98 पॉइंट समथिंग 8 ऐसा कुछ तो भी आता है, लॉग कैलकुलेशन से आप करोगे तो आपको एक परफेक्ट आंसर आएगा ओके। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बचेगा क्या, सो दिस इज 10 टू द पावर 2 एंड इंटू 10⁻⁻6 यानी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10⁻⁻4 ओके। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या बोल सकते हो 100 बोल सकते हो इंटू 10 टू द पावर -4 ओके हेनरी। अब आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 10 मिली हेनरी, हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 100 इंटू 10⁻⁻4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 100 के जगह पे मैं ऐसा लिखूंगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, एक जीरो और यहाँ से एक पावर हम लोगों ने कम कर दिया, ये आपका बन जाएगा 10 मिली हेनरी ओके। तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप लोग थोड़ा लॉग टेबल से खुद से कर लो, अभी आप लोगों के कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए होंगे ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ ओके। तो इसके साथ हमारे सब सम्स कंप्लीट हो गए ओके। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ओके, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेशन ओके, वो मैं क्या करने वाला हूँ, वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट इन द नोट्स, और अगर आपको वो नोट्स में पढ़ के नहीं समझ में आता है तो हम लोग सैटरडे को जो सेशन लेते हैं ओके, या जो भी हमारा लाइव सेशन होता है ओके यस ऑन जूम, उसमें हम लोग क्या करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेंगे, बट एनीवे वो एक डेरिवेशन है, थ्योरी क्वेश्चन है, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट इन द नोट्स ओके। आज के लिए हम लोग हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज AC सर्किट्स।